नमस्कार दोस्तों, मैं टिक्कम चंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वालों पर। देखिए, अपन राजस्थान के प्रमुख ताम्रपत्र कॉपर प्लेट्स के बारे में जिक्र कर रहे थे। कल अपन ने एक क्लास पढ़ी, उनके बारे में अच्छे से जाना। कॉपर प्लेट्स क्या होती है, यानी ताम्रपत्र या दान पत्र क्या होते हैं। उसके बाद में अपन राजस्थान के एक दो ताम्रपत्र पढ़े। आज अपन उससे कुछ आगे करते हैं और अपन जो महत्वपूर्ण ताम्रपत्र है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे या वहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अपना पहला आज का ताम्रपत्र है पारसोली ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र? पारसोली ताम्रपत्र। ठीक है जी। अब ये किसके समय का, ये कब का है? 1433 ईस्वी का है। कब का है? 1433 ईस्वी का है। कहने का मतलब इस समय मेवाड़ में शासन किसका था? महाराणा रायमल का। तो ये मैं कह सकता हूं किसके समय का है, यानी ये लिख सकता हूं कि ये है ताम्रपत्र रायमल के समय का। इतना ज्यादा तुमको कोई नहीं पूछेगा कि ये किसके समय का है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि 1433 ईस्वी का है, जिससे आप फिर ये पता लगा सकते हो। क्योंकि आप जब शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको टाइम पीरियड भी तो पता रहेगा। तो ऐसे में इस पॉइंट का तो ज्यादा खास महत्व तो है नहीं। जो महत्वपूर्ण चीज है वो इस ताम्रपत्र की क्या है? इस ताम्रपत्र में विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न प्रकार की भूमि की जानकारी मिलती है। विभिन्न प्रकार की भूमि की जानकारी, जैसे पीवल माल मगरा और गोरमो। पीवल, माल, मगरा और गोरमो। इस ताम्रपत्र में विभिन्न प्रकार की भूमियों की जानकारी मिलती है। कृषि भूमियां हुआ करती थी पहले, तो उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे पीवल, माल, मगरा और गोरमो नामों से पुकारा जाता था। तो इस ताम्रपत्र की, इस कॉपर प्लेट की खास विशेषता क्या है, इससे अपन को क्या जानकारी मिलती है? विभिन्न प्रकार की लैंड्स यानी भूमियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये तो था आपका पारसोली ताम्रपत्र। इसकी खास विशेषता यही रही है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रख लेना। हो सकता है कि इसके टाइम पीरियड के बारे में पूछ लिया जाए तुम्हारे को, इस बार कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये महाराणा रायमल के समय का है और इसमें भूमि की विभिन्न प्रकार की किस्मों की जानकारी मिलती है, जिसमें माल, मगरा, गोरमो और पीवल है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन अगला ताम्रपत्र पढ़ते हैं। यस, पारसोली ताम्रपत्र कब का है? 1433 ईस्वी का है, महाराणा रायमल के समय का है। और इस ताम्रपत्र से विभिन्न प्रकार की लैंड्स यानी भूमियों की जानकारी मिलती है, जिसमें पीवल, माल, मगरा और गोरमो है। तो पूछा जा सकता है आपको ये चारों प्रकार किस ताम्रपत्र में दिए गए हैं। अब देखिए, अगला ताम्रपत्र अपना चिकली ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र? चिकली ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र? चिकली ताम्रपत्र। ये किस समय का है? ये 1483 ईस्वी का है। महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसकी भाषा क्या है? कौन सी है? वांगड़ी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? वांगड़ी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इस ताम्रपत्र से अपन को क्या महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। तो देखो, इस ताम्रपत्र की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है भाई? उस समय किसानों से वसूल की जाने वाली विविध प्रकार की
लाग बाग, लाग बाग की जानकारी मिलती है। पहला पॉइंट क्या है इसका भाई, जिस समय ये ताम्रपत्र लिखा गया था 1483 में, उस समय किसानों से जो अलग अलग प्रकार का टैक्स वसूल किया जाता था, उस टैक्सेस यानी लाग बाग की जानकारियां मिलती हैं। किस ताम्रपत्र से? चिकली ताम्रपत्र से। यह आपको याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितने विविध प्रकार की लाग बाग की जानकारी मिलती है किस ताम्रपत्र से? आपके चिकली ताम्रपत्र से। और क्या जानकारी मिलती है इसमें? यह पता चलता है कि इस समय तक पटेल, सुथार और ब्राह्मण, पटेल, सुथार और ब्राह्मण, इन्होंने क्या कार्य करना प्रारंभ कर दिया था? ब्राह्मणों ने कृषि कार्य करने की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है भाई? जो कि कुछ जातियां जैसे पटेल, सुथार और ब्राह्मण, इन्होंने क्या करना प्रारंभ कर दिया? इन्होंने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस चीज की जानकारी मिलती है किससे? चिकली ताम्रपत्र से। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। किस ताम्रपत्र से ये पता चलता है कि उस समय पटेल, सुतार और यहां तक कि ब्राह्मणों ने भी कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था? क्योंकि देखो, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था, आपको सभी को पता है। इनका मुख्य कार्य केवल पाठ पूजा करना, यज्ञ करवाना, शिक्षा देना, वेदों की शिक्षा देना वगैरह वगैरह बहुत सारे कार्य हुआ करते थे। यहां तक कि ये राजमहलों में पुरोहित के तौर पर भी कार्य किया करते थे, सलाह के तौर पर, धार्मिक सलाह के तौर पर ये राजाओं को सलाह दिया करते थे। लेकिन इन्होंने क्या कर लिया? अपना पैसा चेंज कर लिया, अपना वर्क चेंज कर लिया और कार्य बदलकर क्या करना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। अब यहां तक, इस समय तक इन्होंने कृषि कार्य करने की जानकारी मिलने लगी भाई, ये कृषि कार्य में लग गई। और की जानकारी मिलती है इस ताम्रपत्र से अपन, यानी इस ताम्र पता चलता है कि जो भूमि है, भूमि को कटकों में, किसमें? कटकों में बांटने की पद्धति की जानकारी मिलती है। किस चीज की जानकारी मिलती है? ये एक इकाई हुआ करती थी उस समय, कटक। तो भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, जिसको कटक कहा जाता था, ऐसी पद्धति की जानकारी मिलती है। किससे? चिकली ताम्रपत्र से। कौन से ताम्रपत्र से? चिकली ताम्रपत्र से। जैसे कि आपने देखा होगा अपने यहां पर बीघा, यहां तक कि बीघा को भी अपन क्या कर लेते हैं, बिस्वा में बांटते हैं, और फिर ये ऐसे करके गज वगैरह वगैरह बहुत सारी इकाइयां होती हैं इनकी। लेकिन पहले उस समय क्या किया जाता था, इतनी ऐसी इकाइयां तो थी नहीं, तो उन्होंने मापन के लिए कुछ अलग इकाइयों का इस्तेमाल किया, जिसका किसके नाम से रखा गया? कटक कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? कटक कहा जाता था। और यहां तक कि ये और जानकारी मिलती है, पटेल, सुतार और ब्राह्मणों ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और विभिन्न प्रकार की लाग बाग की जानकारी मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र है। हो सकता है, क्योंकि इस ताम्रपत्र से 3 बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, हो सकता है कि आरएस की मुख्य परीक्षा में चिकली ताम्रपत्र के बारे में ही पूछ लिया जाए। चिकली ताम्रपत्र से अपन को क्या जानकारियां मिलती है? इतिहास के स्रोत के रूप में चिकली ताम्रपत्र क्यों महत्वपूर्ण है? आप 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, जितने में लिखकर, जितना भी फैक्ट है वो लिखकर बताइए, तो आपको ये फैक्ट आपके उत्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
पुरका ताम्रपत्र। देखिए पुरका ताम्रपत्र से अपन को क्या जानकारी मिलती है। ये पहली बात तो 1535 ईस्वी का है। कब का है? 1535 ईस्वी का है। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा विक्रमादित्य। कौन था? राणा विक्रमादित्य था। देखिए इस समय चूंकि आपको पता होगा मेवाड़ पर यानी चित्तौड़ पर किसका आक्रमण हुआ? गुजरात के शासक बहादुर शाह का। तो देखो इससे क्या जानकारी मिलती है। गुजरात शासक द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किए जाने पर हाडी रानी कर्मवती ने जौहर में प्रवेश करने से पूर्व करण तिवाड़ी नामक व्यक्ति को एक हल जमीन, एक हल भूमि दान में दी। क्या जानकारी मिलती है अपन को इस शिलालेख से, सॉरी इस ताम्रपत्र से, इस कॉपर प्लेट से? भाई जिस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, अब गुजरात का शासक इस समय कौन था? बहादुर शाह है। कौन था? गुजरात शासक बहादुर शाह द्वारा जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया उस समय हाडी रानी कर्मवती ने क्या किया? जौहर में प्रवेश करने से पूर्व, जौहर की ज्वालामयी अग्नि में प्रवेश करने से पूर्व उसने क्या किया? एक करण तिवाड़ी नामक व्यक्ति को, किस नाम के व्यक्ति को? करण तिवाड़ी नामक व्यक्ति को एक हल भूमि दान में दी। क्या दी? एक हल भूमि दान में दी। चूंकि आपको पता है हल एक भूमि की मापन की इकाई हुआ करती थी उसमें, क्योंकि इससे पहले अपन एक ताम्रपत्र कॉपर प्लेट पढ़ी थी, वो था धारावर्ष की कॉपर प्लेट यानी धारावर्ष का ताम्रपत्र। उसमें हल नामक एक शब्द का उल्लेख हुआ था जो सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? भूमि की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उस चीज की जानकारी मिलती है। भाई एक हल भूमि करण तिवाड़ी नामक व्यक्ति को दान में दी गई, और ये किसने दिया? हाडी रानी। अब देखो इससे जौहर की जानकारी भी मिलती है। तो इस ताम्रपत्र से जौहर प्रथा किसकी? जौहर प्रथा व चित्तौड़ के दूसरे साके की, दूसरे साके की जानकारी मिलती है। दूसरी शाखा क्या मिलती है? जानकारी। यानी कहने का मतलब इससे क्या हुआ है? चित्तौड़ के दूसरी शाखा की जानकारी मिलती है। अब शाखा क्या होता है और जौहर क्या होता है? जौहर शाखा अक्सर जैसे जौहर होता है, अक्सर महिलाएं अपने इज्जत या आबरू को बचाने के लिए आक्रमणकारियों से क्या करती थी? अग्नि में दाह कर लेती थी, अग्नि में जलकर समाप्त कर लेती थी खुद को। इसी प्रकार शाखा क्या होता है? जब महिलाएं जौहर करे और पुरुष क्या करे? केसरिया पगड़ी पहनकर युद्ध में चले जाए ताकि वापस आने की कोई आस न हो। ऐसी स्थिति में जब ये दोनों साथ में होती है तो उसको क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। इससे पहले चित्तौड़ का शाखा आपको पता होगा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 में, जब
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और पद्मिनी ने अपने 1600 रानियों के साथ क्या किया, जौहर किया। तो वो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। और चित्तौड़ की द्वितीय शाखा की जानकारी किससे मिलती है, पुरके ताम्रपत्र से मिलती है। ये पुरका ताम्रपत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ताम्रपत्र के द्वारा चित्तौड़ के दूसरे शाखे की तिथि निश्चित होती है। भाई चित्तौड़ का दूसरा शाखा या जौहर कब किया गया, तो 1535 ईस्वी में किया गया। क्यों, कैसे पता चला, इससे पता चला कि जब रानी कर्मवती ने जौहर में प्रवेश करने से पूर्व, यानी जौहर की ज्वाला में प्रवेश करने से पूर्व क्या लिखा था, एक दान पत्र पर लिखा था जिसको बाद में कर्णा तिवारी को भेंट किया गया। इस प्रकार की आपको जानकारियां मिलती है किसके, पुरके ताम्रपत्र से। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए अपना अगला ताम्रपत्र है डोल का ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र, डोल का ताम्रपत्र। कहां से प्राप्त हुआ है, डोलगांव राजसमंद। कब का है, 1576 ईस्वी का। कहने का मतलब जब हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया उससे पूर्व का है। कब का, 1574। सभी को पता है हल्दीघाटी का प्रसिद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। तो ऐसे में उससे 2 वर्ष पूर्व डोल नामक गांव में क्या किया, महाराणा प्रताप ने एक चौकी स्थापित की। डोल गांव राजसमंद में महाराणा प्रताप ने एक सैनिक चौकी की स्थापना की। और जब ये सैनिक चौकी स्थापना की तो इसका प्रबंधक कौन था, इस चौकी का प्रबंधक जोशी पूना नामक व्यक्ति था। इस प्रबंधक यानी कहने का मतलब इस चौकी का प्रबंधक किसे नियुक्त किया, जोशी पूना नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था तथा इसको डोल में यानी इस गांव में भूमि दान में दी। इस चीज की जानकारी मिलती है किससे, डोल ताम्रपत्र जो कहां से मिला है, राजसमंद से। कब का है, 1576 ईस्वी। यानी कहने का मतलब हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने क्या किया, राजसमंद में एक चौकी स्थापित की, सैनिक चौकी। ठीक है, उस सैनिक चौकी के प्रबंधक के लिए जो पूना जोशी था उसको क्या किया महाराणा प्रताप ने, यहां पर डोल नामक गांव में भूमिदान दी। उस चीज की जानकारी मिलती है किससे, डोल के ताम्रपत्र से। यानी महाराणा प्रताप द्वारा सैनिक चौकी के प्रबंधक के रूप में जोशी पूना को डोल में भूमिदान दिए जाने की जानकारी देने वाला ताम्रपत्र कौन सा है, डोल गांव का ताम्रपत्र। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला ताम्रपत्र है अपना पीपली गांव का ताम्रपत्र। अब देखिए जो ये ताम्रपत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराणा प्रताप की विजय को दर्शाने के लिए। कौन सा, पीपली गांव का ताम्रपत्र। किस गांव का, पीपली गांव का ताम्रपत्र। कब का है, 1576 ईस्वी का है। कब का है, 1576 ईस्वी का है। और ये है किसका, ये महाराणा प्रताप द्वारा दिया गया था, महाराणा प्रताप। किसको दिया गया, पुरोहित बालाजी को। क्या किया गया, पीपली गांव दान में दिया। कौन सा गांव दान में दिया, पीपली गांव। मेवाड़ में गांव था पीपली गांव, वो गांव महाराणा प्रताप द्वारा पुरोहित बालाजी को दान में दिए जाने की जानकारी
मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? इससे ये जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ के केंद्रीय भाग में लोगों को पुनः बसाना प्रारंभ किया। क्या किया? जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया तो उस युद्ध में अंदर क्या हुआ कि जो मेवाड़ के आसपास के गांव थे वो उजड़ गए। ऐसे में जब हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में महाराणा प्रताप ने क्या किया? मेवाड़ की सेंट्रल वाले हिस्से में क्या किया? केंद्रीय भाग में लोगों को और गांवों को पुनः बसाने का कार्य प्रारंभ किया। अब इस चीज से यह भी पता चलता है कि महाराणा प्रताप अगर इस युद्ध में हारते तो संभव तो चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार होता। ऐसे में अगर मुगलों का अधिकार होता तो महाराणा प्रताप के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि वो भूमि दान में दे सके और मेवाड़ के केंद्रीय भाग में वापिस शहरों को यानी गांवों को वापिस बसा सके। तो इस चीज से यह पता चलता है कि संभवतः हल्दी घाटी के युद्ध में, इन्हीं ताम्रपत्रों से यह पता चलता है कि संभवतः हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई और महाराणा प्रताप ने क्या किया? अपने केंद्रीय भाग जो युद्ध के कारण नष्ट हो गया था, उसके आसपास के गांव जो नष्ट हो गए थे, उजड़ गए थे, उन्हें पुनः बसाया और लोगों को भूमि दान दी। ये किससे पता चलता है? इस पुर के पीपली गांव के ताम्रपत्र से पता चलता है। और ये कब का है? 1576 ईस्वी का है, यानी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का। इस प्रकार ये आपके महत्वपूर्ण ताम्रपत्र थे राजस्थान के, जिससे अपन को विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। इसके बाद में चूंकि ये ताम्रपत्र कंप्लीट हो गए हैं, ये महत्वपूर्ण ताम्रपत्र थे। ठीक है, अगली क्लास होगी अपनी किसकी? राजस्थान के महत्वपूर्ण सिक्कों के बारे में, कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जय श्री राम, खम्मा गणी।